गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स प्लानिंग फॉर टी कॉफ़ी एंड रबर इंडस्ट्रीज अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। देखो, एग्रीकल्चर इनकम अगर प्योर होती है तो पूरी एग्जेम्प्ट होती है, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर वो प्योर होगी, मतलब फुली एग्रीकल्चर इनकम होगी, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे दोनों एक्टिविटी होती हैं, बिजनेस एक्टिविटी भी होती हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है। तो हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर टी कॉफ़ी एंड रबर इंडस्ट्री। अब टी कॉफ़ी और रबर इंडस्ट्री से जो इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट इनकम या फिर मिक्स्ड इनकम भी बोलते हैं। यानी उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और बिजनेस इनकम भी होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम भी होती है और बिजनेस इनकम भी होती है, जिसको आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी बोल सकते हैं। यानी पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली बिजनेस इनकम। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो है इन दोनों के बीच में जो ये पार्शली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्शली बिजनेस इनकम है, हम इनको बाइफर्केट कैसे करेंगे। तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा टी कॉफ़ी और रबर इंडस्ट्री से, उसको बाइफर्केट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस रूल्स। ठीक है, और कौन कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, रूल 7A बोलता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है रबर की, तो उस रबर से उसको जो इनकम आएगी उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, रूल 7A क्या बोलता है कि अगर कोई भी रबर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, तो रबर की मैन्युफैक्चरिंग करने, उसके अंदर दोनों एक्टिविटी होंगे। देखो, मैं अगर वो रबर की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में भी आएगा और बिजनेस इनकम में भी आएगा। तो हम उसको बाइफर्केट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि कितनी बिजनेस इनकम लेनी है और कितनी जो हमें एग्रीकल्चर इनकम लेनी है। तो 7A के अकॉर्डिंग 65% जो है उसकी जो भी उसका नेट प्रॉफिट होगा, उसका 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, रूल 7B सब सेक्शन 1 बोलता है कॉफ़ी के बारे में। अगर कोई कॉफ़ी को ग्रो करता है, उसको क्योर्ड करता है, तो कॉफ़ी बिजनेस से जो इनकम आएगी उसका 75% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई कॉफ़ी को ग्रो करता है या उसको क्योर्ड करता है, तो कॉफ़ी से जो भी उसको इनकम आएगी तो उसमें 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, जो हमारी 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो फुली एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद रूल 7B1A, यहाँ पर रूल स्पेसिफाई करता है कि अगर कॉफ़ी को ग्रो भी किया जा रहा है, क्योर्ड भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ ग्रो भी किया जा रहा है, क्योर्ड भी किया जा रहा है और कॉफ़ी को रोस्ट भी किया जा रहा है, ग्राउंड उसको मिक्सअप भी किया जा रहा है और उसमें कोई फ्लेवरिंग भी की जा रही है, तो यानी यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो भी इनकम आएगी कॉफ़ी बिजनेस से, तो यहाँ पे रेशो जो है वो कम कर दी। मतलब अब क्या हो गया, पहले क्या था, जब हम कॉफ़ी को सिर्फ ग्रो कर रहे थे या क्योर कर रहे थे तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी 75%। लेकिन अब हम ग्रो भी कर रहे हैं, क्योर भी कर रहे हैं, रोस्ट भी कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लेवर भी ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में जो है जो रेशो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे बोला है 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई टी का बिजनेस करता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी बाग लगा के पत्ते उगाए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग की यानी चाय पत्ती बनाई और बेची, तो यहाँ पर भी दोनों एक्टिविटी हो रही हैं,
बिजनेस एक्टिविटी भी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी हो रही है। तो टी बिजनेस से जो भी इनकम आएगी उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर यानी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। अब जो भी ये टी बिजनेस करने वाले हैं, इनको टी बोर्ड से अगर कोई भी सब्सिडी मिलती है, सेक्शन 30 सेक्शन 10 सबसेक्शन 30 के अंडर अगर टी बिजनेस करने वाले को टी बोर्ड से सब्सिडी मिलती है फॉर द रीप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट और रिजुविनेशन ऑफ एरिया, तो ऐसे केसेस में जो भी टी बोर्ड से उनको सब्सिडी मिलती है टी बिजनेस करने वालों को, वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके लिए उनको एओ को सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो उनको टी बोर्ड से मिलती है। ठीक है। ऐसे ही अगर सब्सिडी मिलती है रबर कॉफ़ी बोर्ड से, तो रबर कॉफ़ी का बिजनेस करने वालों को अगर कोई भी ऐसा जो है सब्सिडी मिलती है रबर बोर्ड से, तो ऐसे केसेस में भी उनको अपने एओ को सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो बोर्ड से मिलता है। यानी अपने अपने एओ को जो है वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अगर उनको कोई भी किसी भी टाइप की कोई सब्सिडी मिलती है। उसके बाद सेक्शन 33AB बोलता है कि अगर कोई रबर कॉफ़ी टी का बिजनेस करता है, अगर ये बिजनेस करने वाले टी कॉफ़ी रबर की कोई स्कीम है और वो नबार्ड बैंक में अपना कोई डेवलपमेंट अकाउंट खुलवाते हैं बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग, अगर वो नबार्ड बैंक के अंडर अपना कोई डेवलपमेंट अकाउंट खुलाते हैं और उस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? 40% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टेकिंग डिडक्शंस। ये डिडक्शन लेने से पहले या कोई लॉस को सेट ऑफ करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसका 40% और जितना अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा विच एवर इज लेस। ठीक है। या तो जो हमारा क्या कहते हैं जो अमाउंट जो हमारी नेट प्रॉफिट है उसका 40%, ठीक है, या जो डिडक्शन लेने से पहले या कोई लॉस को सेट ऑफ करने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसका 40%। तो जो भी उसमें से कम होगा, दोनों में से जो कम होगा वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो आपको अमाउंट डिपॉजिट कब करनी है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 2019-20 की, तो ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा। तो कहने का मतलब है कि 30 सितंबर से पहले पहले आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो 40% ऑफ द प्रॉफिट या जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो दोनों में से जो कम होगा उसकी सेक्शन 33AB के तहत डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यानी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट होगी या एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 6 महीने के अंदर जो पहले आएगा उसमें आपको डिपॉजिट करवाना है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। और डिडक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं कि ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम सेक्शन 3AC के तहत एक सर्टिफाइड CA से, और जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करी है डेवलपमेंट अकाउंट में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और 8 साल के अंदर इनको सेल नहीं करना है, यानी 8 साल तक जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करी है उससे आप कोई एसेट परचेज कर लेते हैं, कोई भी एसेट आपने परचेज की है तो उस एसेट को आप 8 साल तक जो है सेल नहीं कर सकते। अब देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी एग्रीकल्चर इनकम। देखो पता क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो पूरी एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, ज़्यादा टैक्स लेने के लिए ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड कर देती है। ठीक है। यानी एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो पूरी एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंडर, लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन कब होता है? जब किसी पर्सन की या किसी एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है,
तो नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने के लिए हम एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड कर देते हैं। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, जो बिजनेस इनकम होती है, उस पर टैक्स ज़्यादा लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा देती है। वो कब लगता है? जब एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5000 से ज़्यादा होती है और सिर्फ इंडिविजुअल HUF के केस में ही लगती है। ये फर्म के केस में पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही ये लगेगी पार्शियल इंटीग्रेशन। ये था आपका टैक्स प्लानिंग फॉर टी, कॉफ़ी, रबर बिजनेस। जब आप करते हैं तो उसके लिए टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजरियल डिसीजन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।